हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के एजुकेशनल पॉइंट में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में, 1909 भारत परिषद अधिनियम और 1919 भारत परिषद अधिनियम के बारे में देखा था, हम लोगों ने चर्चा किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछला वीडियो भी अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा। इसी अपेक्षा से इस अगले वीडियो में भी हम लोग आगे संविधान का जो अगला सीरीज है उसके बारे में देखेंगे कि संविधान में आगे जो संविधान बनना शुरू हुआ वह कहाँ से बनना शुरू हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना रुकावट हम लोग चलते हैं आज के अगले वीडियो में और देखते हैं कि कहाँ से क्या शुरू हो रहा है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में चर्चा करेंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत के वायसराय माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसीलिए इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत को स्वतंत्र होने के लिए ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया और इसके चलते 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि जो भारत है वह 2 डोमिनियन अर्थात पाकिस्तान और भारत 2 भागों में 14 और 15 अगस्त क्रमशः 14 और 15 अगस्त को 2 डोमिनियन राज्यों में 2 डोमिनियन भागों में बांट दिया जाएगा। इसके तहत और भी प्रावधान रखा गया कि जिसके तहत जो पाकिस्तान था उसमें बंगाल और पंजाब के 2-2 प्रांत, यानी बंगाल में जो लाहौर ज़िला था या बंगाल और पंजाब में जो 2-2 प्रांत जो थे उनको मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान में और पूर्वी बंगाल, सिंध और असम का सिलहट जिला मिलाकर पाकिस्तान के रूप में सम्मिलित कर लिया गया। हालांकि 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था वह एक अलग देश बन के उभरा। वह 1971 में जाकर के बांग्लादेश के रूप में उभर कर सामने आया। उसके बाद से क्या किया गया, तो सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में, इसी माउंटबेटन योजना के तहत सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया, एक बॉर्डर आयोग का कमीशन का गठन किया गया, जिसके तहत इन दोनों डोमिनियन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। अब सर रेडक्लिफ, अब इसी के तहत हम लोग जानते भी हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है। आगे हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वह कहाँ से शुरू होती है, तो शुरू होती है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन भारत में जुलाई 1946 में आया। कैबिनेट मिशन भारत में जुलाई 1946 में आया और इसी कैबिनेट मिशन के तहत यह प्रावधान रखा गया कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा, अर्थात कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत के प्रतिनिधियों को चुनना था संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने की प्रक्रिया यहीं से शुरुआत होती है। तो जिसमें से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को किस तरह से चुना गया, संविधान निर्माण के लिए सदस्य जो थे उन टोटल सदस्यों को कहाँ से और किस तरह से चुना गया उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचक प्रणाली द्वारा चुना गया, अप्रत्यक्ष और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव हुआ और प्रति 10 लाख के जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। 10 लाख के जनसंख्या पर एक जो मेंबर्स था उसका चुनाव होना था, जिसके तहत टोटल 389 सदस्य थे। यानी जब कैबिनेट मिशन 1946 में संविधान बनाने के प्रोसेस में आया, तो चूंकि उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, भारत एक पूरा संघ था, इसके तहत टोटल मेंबर्स जो थे
कैबिनेट मिशन के तहत यानी संविधान का निर्माण करने के लिए उस समय 389 सदस्य थे। अब 389 सदस्य में अगर हम लोग पार्ट करके देखें तो पार्ट करके देखेंगे तो उसमें से 292 जो प्रतिनिधि थे 389 में से, अर्थात 389 में से 292 यानी 292 जो प्रतिनिधि थे, जो सदस्य थे, वह भारत के जो 11 प्रांत थे, जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर के अधीन 11 प्रांत थे, 11 राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के अधीन थे, उन 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था 389 में से, और 4 जो सदस्य थे उनको चीफ कमिश्नरी इलाकों से चुना गया था, अर्थात दिल्ली, अजमेर, जिसको हम अजमेर या मरवाड़ कहा जा सकता है, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से। अर्थात 11 राज्यों से 389 में से 11 राज्यों से 292 प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नरी अर्थात दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से चुने गए थे। इसमें से 93 जो सदस्य थे वो रियासतों से चुने गए। भारतीय रियासतों से 93 सदस्यों का 93 मेंबर्स का चुनाव हुआ। अब इसमें क्या हुआ, तो संविधान निर्माण निकाय का जो गठन हुआ था उसमें टोटल सदस्य 389 थे, टोटल मेंबर्स की संख्या 389 थी, जिसमें से हम देख सकते हैं कि 292 जो प्रतिनिधि थे या सदस्य थे वो 11 प्रांतों से चुने गए, 4 चीफ कमिश्नरी से चुने गए और 93 जो थे वो भारतीय रियासतों से चुने गए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें कई पार्ट में चुना गया, यानी मुस्लिम, सिख और साधारण के रूप में अलग अलग पार्ट में एकल संक्रमणीय मत के द्वारा चुनाव हुआ सदस्यों का। देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि चुने गए वो परामर्श के द्वारा चुने गए, परामर्श के द्वारा उनका संख्या तय हुआ कि उनको कितना चुनना है, परामर्श के द्वारा उनको तय किया गया। उसके बाद से जब कैबिनेट मिशन अर्थात यह कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया, उसमें कांग्रेस को पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चंस आए हैं कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था, उस कैबिनेट मिशन कांग्रेस को कितना मत प्राप्त हुआ था, तो कांग्रेस को 208 मत प्राप्त हुए थे। हालांकि इसके बारे में बहुत सारा विस्तृत चर्चा है, माउंटबेटन योजना हम लोग पढ़ सकते हैं, इसके पहले कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे या भारत छोड़ो अधिनियम भी पढ़ेंगे, ये सब हिस्ट्री के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारा स्रोत है संविधान का वो हम सीधे सीधे टॉपिक वाइज पढ़ते चले जा रहे हैं। जिसमें से यानी जो 1946 में जो निर्वाचित सदस्य हुए, कांग्रेस के 208 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, कांग्रेस के 208 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, मुस्लिम लीग के 73 यानी 73 सदस्यों का निर्वाचन हुआ, मुस्लिम लीग के 73 सदस्यों का निर्वाचन, यूनियनिस्ट के 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम के 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जनजाति के 1 और कृषक प्रजा के 1, अनुसूचित जाति परिसंघ के 1 सदस्य, सिख गैर कांग्रेसी के 1, कम्युनिस्ट के 1 और स्वतंत्र 8 सदस्य, अर्थात टोटल 296 मेंबर्स का इसमें निर्वाचन हुआ, यानी 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। अब आगे हम लोग देखें अगर इसको, तो 3 जून 1947 के योजना के तहत 3 जून 1947 के योजना के तहत पाकिस्तान के लिए पृथक विधानसभा यानी बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और बलूचिस्तान तथा असम का सिलट जिला मिला के पाकिस्तान के लिए अलग विधानसभा का गठन किया गया 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 की ये घटना है कि पाकिस्तान के लिए अलग विधानसभा का, अलग असेंबली का गठन हुआ, यानी बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम का सिलहट जिला, ये मिला के अलग विधानसभा का निर्माण हुआ, जिसके तहत चूंकि टोटल मेंबरशिप 389 थे, 389 थे पूरे संविधान बनाने में, लेकिन अब संविधान बनाने में जब चूंकि पाकिस्तान जब भारत से अलग हो गया, पार्टिसिपेट हो गया, अलग हो गया 14 अगस्त 1947 को जब वो स्वतंत्र होकर अलग हो गया, तो उसके लिए अलग संविधान बनना शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 1947 को जब बैठक बुलाई गई, 31 अक्टूबर 1947 को जब बैठक हुई संविधान सभा की, तो उस बैठक में केवल 299 ही सदस्य बचे हुए थे, केवल 299 ही सदस्य बचे हुए थे। यानी पूछा जाए कि जब 31 अक्टूबर 1947 को
यानी 31 अक्टूबर 1947 का मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त के बाद जब 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक हुई तो उस समय 389 सदस्यों में से कितने सदस्य रह गए थे, शेष बच गए थे? तो 299 सदस्य जो थे वो शेष बचे हुए थे, जिसमें से देशी रियासतों के कितने सदस्य थे, कितने मेंबर थे? तो 70 मेंबर यानी 70 जो मेंबर थे या 70 जो सदस्य थे वह देशी रियासतों के शेष बचे थे। लेकिन जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हुआ अर्थात 2 साल 11 माह 18 दिन के बाद जब संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को 2 साल 11 माह 18 दिन में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, उस वक्त सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर जब हुआ तो हस्ताक्षर करते वक्त 299 में से मात्र 284 सदस्य ही हस्ताक्षर कर पाए, मात्र 284 सदस्य ही हस्ताक्षर कर पाए। कब? 26 नवंबर 1949 को। अब आगे हम लोग देखेंगे जो कैबिनेट मिशन आया था, उस कैबिनेट मिशन में चूँकि आप लोगों को पता होगा कैबिनेट मिशन में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी 1947 के, यानी संविधान जब शुरू हुआ बनाना जब शुरू हुआ तो कैसे बना संविधान, कौन कौन उसके अध्यक्ष बनाए गए, क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई होंगी। तो चूँकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि माउंटबेटन योजना के तहत ये सारे कार्य शुरू हुए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि भारत का अंतिम वायसराय या गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पूछा जाए कि भारत का खुद भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम या अंतिम पूछा जाए, दोनों पूछा जाए, भारत का प्रथम या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल या भारतीय वायसराय, तब आप बता सकते हैं सी राजगोपालाचारी। यानी पूछा जाए कि भारत का अंतिम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल, तब आप तो डायरेक्ट बता सकते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि भारत का भारतीय गवर्नर जनरल या भारत का भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल या भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल, तब सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। आते हैं आगे हम लोग कैबिनेट मिशन में। अब देखिए कैबिनेट मिशन का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार 11 बजे, और कहाँ पर हुआ? तो प्रथम बैठक दिल्ली के काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन हाता में हुआ। कहाँ हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हाता में। यानी जो 9 दिसंबर जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा का प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ दिन सोमवार 11 बजे, वह कहाँ पर हुआ? तो दिल्ली में हुआ। और कहाँ पे हुआ? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हाता के नाम से जाना जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हाता हम कह सकते हैं, वहाँ पर इसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। किनको चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी मेंबर चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यानी 9 दिसंबर संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और उसके 2 दिन बाद नेक्स्ट 2 डेज बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके 2 दिन बाद अर्थात
13 दिसंबर 1946 को कौन सी घटना हुई? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के बीच उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर यानी 11 दिसंबर के 2 दिन बाद अर्थात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताविका प्रस्तुत किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। यानी इस उद्देश्य प्रस्ताविका को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, जिसको प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष। ठीक, इसके बाद 2 और मुख्य इसके क्वेश्चन है। क्या एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया? अब चूंकि 2 क्वेश्चन यहाँ पे अभी बना कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया, तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। यानी बी.एन. राव को क्या चुना गया संविधान सभा का, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया। संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया, बी.एन. राव को। अब इसके तहत क्या हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को, इसके बाद मतलब किसके बाद, यानी 22 जनवरी 1947 के बाद, 22 जनवरी 1947 को जब उद्देश्य प्रस्ताविका को अपना लिया गया, जो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष पेश किया था, उसके बाद से कई समितियों का गठन हुआ। आगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समितियों के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो प्रमुख समिति थी, जिसको प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, उसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। यानी संविधान सभा में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाली जो समिति थी, जिसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया, जिनके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 मेंबर थे, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो चुना गया था वह भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अब भीमराव अंबेडकर से चूंकि एक और जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 जब देश स्वतंत्र हुआ तब से, और 29 जनवरी 1950 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के कानून मंत्री रहे, विधि मंत्री रहे। यानी भारत के विधि मंत्री देश जब स्वतंत्र हुआ तब से और 1950 तक, 29 जनवरी 1950 तक, अर्थात 15 अगस्त 1947 से लेके 29 जनवरी 1950 तक भारत के विधि मंत्री के रूप में कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब चूंकि प्रारूप समिति का गठन हम अभी देखें कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें 7 मेंबर 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें 7 सदस्यों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि इस 7 सदस्यों में कौन कौन लोग थे। चूँकि कहने के लिए तो 7 थे, लेकिन कुछ और भी ऐड होता गया इसमें। जैसे कुछ लोगों का इस कार्यकाल में ही जो संविधान सभा के जो भी कार्यभार सौंपा गया था, उनका डेथ हो गया, तो कुछ और नए लोग भी इसमें जुड़ गए। लेकिन मुख्य रूप से 7 ही मेंबर्स थे, 7 ही सदस्य थे इसमें। अब 7 सदस्यों का नाम हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके देख लेते हैं। जैसे इसका तो पता चल गया कि 29 अगस्त 1947 को जिस प्रारूप समिति का गठन किया गया उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, और कौन थे, कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर पहले सदस्य। दूसरा के.एम. मुंशी थे। तीसरा मोहम्मद सादुल्लाह। चौथा एन. गोपाला स्वामी, एन. गोपाला स्वामी। अयंगर
एन गोपाला स्वामी अयंगर, पांचवा बीएल मित्र, और इनके जगह पे बाद में एन माधवराव आ गए। बीएल मित्र गए, एन माधवराव आ गए, बीएल मित्र गए और एन माधवराव आ गए। उसके बाद से और एक व्यक्ति थे डीपी खेतान, जिनका 1948 में डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। तो डीपी खेतान के जगह पर कौन आए? तो डीपी खेतान के जगह पर आए टीटी कृष्णामाचारी, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर थे, और 7 जो अन्य सदस्य थे उसमें कौन कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन गोपाला स्वामी अयंगर, बीएल मित्र, जिनके जगह पर एन माधवराव आ गए। जब बीएल मित्र गए तो एन माधवराव आ गए, और डीपी खेतान जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई, तो जब ये गए तो इनके जगह पर टीटी कृष्णामाचारी आ गए। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को यह जो वीडियो है आपको अच्छा लगेगा। इसका सुझाव आप लोग कमेंट में अवश्य देंगे। इसके आगे वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो और भी संसदीय सदस्य जो समितियां चयन की गई थी, जिन समितियों का चयन किया गया था, जो समितियां संविधान बनाने में सक्षम थे, यानी संविधान बनाने में जिन समितियों का योगदान था, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग स्रोत पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से हैं। जैसे मैं पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था कि